एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। ये है O2IS एकेडमी। मेरा नाम है कृतिका और यहाँ पे हम लोग हिमाचल के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अगर आप न्यूज़पेपर कभी नहीं भी पढ़ते हो, दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन फाइंड द कंपाइल्ड हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। तो हम लोग यहाँ पे इसको वीकली कवर करते हैं, वेयर स्टेट की न्यूज़ कभी कम हो जाती है तो 15 दिन साथ में भी कर लेते हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं अप्रैल के लास्ट 15 डेज के करंट अफेयर्स। हिमाचल में क्या क्या हुआ, एज वेल एज कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं या मेंस में पूछी जा सकती हैं। दोनों ही पर्सपेक्टिव से उनको हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। तो लास्ट में जो है आपको ये कंपाइलेशन भी मिलेगा। उसके अलावा हर वीक एक वीडियो आता है जो आपकी प्रिपरेशन को यहाँ पे बूस्ट कर सकता है। आप आने वाले वीडियो को मिस ना करें, इसके लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। और आपके कोई सवाल रहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन लेक्चर्स के PDF आपको मिलते हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डाउनलोड करेंगे तो HS की टेस्ट सीरीज़ के फ्री रिसोर्सेज फोल्डर में आपको ये करंट अफेयर्स मिलेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकती हैं। तो सिंस अब HS की नोटिफिकेशन आने ही वाली है, आप ये जो टेस्ट सीरीज़ है इसको भी चेक कीजिएगा। सेक्शनल HPG के करंट अफेयर्स अपनी तैयारी के साथ में इसको सिंक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी न्यूज़ के साथ में। इस प्रेजेंटेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी, लेकिन इसको आप बाद में पढ़ सकते हैं। मेरी बातें सुननी है मैं क्या बोल रही हूँ और ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो सबसे पहली न्यूज़ हमारी आती है कि एब्सेंस ऑफ बेसिक एमिनिटीज इज हर्डल इन टूरिज्म प्रमोशन। तो हिमाचल में टूरिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे GDP में 7% का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो टूरिज्म से आता है। अब टूरिज्म को लाने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज लाई जाती हैं, डिफरेंट हमने अलग अलग तरीके के थीम बेस्ड टूरिज्म शुरू किया हुआ है। तो यहाँ पर रुडयार्ड किपलिंग जो है वो कहते हैं कि किस तरीके से स्पीति इज वर्ल्ड विद इन द वर्ल्ड, यानी कि बहुत ही खूबसूरत जगह है लेकिन वहाँ पर बेसिक चीज़ें नहीं है, बेसिक चीज़ों की कमी है, जैसे वाटर, पावर, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें। यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वहाँ पे लाया जाए तो टूरिज्म को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लाहौल एंड स्पीति हिमाचल का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे जो मेन आपकी नदी बहती है वो है चेनाब, जो चंद्रा और भागा मिलके आगे चेनाब यहाँ पर बनाती हैं। फिर क्या है, अगर स्पीति वाले एरिया की हम बात करें, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, जैसे आपने हिक्किम सुना होगा, काजा, फिर आपका चिचम है। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी जगह है जो हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, देन हाईएस्ट आपका पोलिंग स्टेशन, ऐसे नामों से जानी जाती हैं। लेकिन यहाँ पे अक्सर हमें बेसिक चीज़ें जैसे कि आपका वेस्ट मैनेजमेंट है, पावर है या फिर आपका क्लीन वाटर है, इसका इशू देखने को मिलता है। तो अगर हमें इन एरियाज़ में और टूरिज्म को बढ़ाना है या अच्छे से मैनेज करना है, उसके लिए बेसिक एमिनिटीज़ या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टूरिज्म आपका प्री का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है एज वेल एज मेंस का भी है। तो इसमें हम लोग स्पेसिफिकली स्पीति का एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि इन सारे एरियाज में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आना है। नेक्स्ट न्यूज आता है हमारा, ड्रोन यूज टू बी प्रमोटेड फॉर रैपिड डेवलपमेंट। अब पहले समझना है कि हिमाचल जो है ना वो ड्रोन में काफ़ी ज़्यादा आगे है। हमने ITI जो शाहपुर है उसे ड्रोन स्कूल बना के रखा है। देन आपका जो ड्रोन पॉलिसी है स्पेसिफिक इसके लिए, वो भी हम लोग लेकर आए हैं। ये पता चला कोविड टाइम्स में सिंस यहाँ पे टेरेन मुश्किल है, हमारे पास में पहले शिवालिक्स हैं, फिर आगे धौलाधार आते हैं, पीर पंजाल, ग्रेटर हिमालयन रेंज। सो इस तरीके से यहाँ पे जो टोपोग्राफी है वो थोड़ी टफ है। तो कोविड टाइम्स में आना जाना बंद था, इधर उधर मेडिसिन नहीं भेज सकते थे, तो पता चला कि ड्रोन्स का यूज़ काफ़ी हद तक किया जा सकता है ना। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेल्थ सेक्टर में, उसके अलावा डिफेंस में तो सबसे पहला इसका यूज़ होता ही है। एग्रीकल्चर में इसका यूज़ किया जा सकता है, पंचायती राज, एनवायरनमेंट, सर्विलेंस हो गया, माइनिंग वगैरह है। देन आपका पावर, रोड ट्रांसपोर्ट, बेसिक चीज़ों में ड्रोन का यूज़ जो है वो हिमालयन स्टेट में ज़्यादा हो सकता है एज कम्पेयर टू प्लेन्स की अगर हम लोग बात करते हैं। तो अब क्या है, अब हमने ड्रोन पॉलिसी भी बना दी। तो बेसिकली हम यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि देखो सबसे पहले ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग है कि ड्रोन बनाना है, तो वो भी हम लोग हिमाचल में करना चाहते हैं जो हमारे पास में इंडस्ट्रियल सेक्टर है। फिर आती है इसकी सर्विसेज, यानी कि अब ड्रोन जब बन गया तो उसको उड़ाने के लिए भी कोई चाहिए। तो हमने जो स्कूल है या फिर ये आपका ड्रोन स्कूल है या ये करिकुलम जो है ये ऐड कर दिया है यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि बच्चे जो हैं वो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि उनमें जो है स्किल भी यहाँ पर आ सके।
तो हम क्या चाहते हैं कि हम इस पूरी जो ड्रोन इंडस्ट्री है इसमें थोड़ा सा आगे चलना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया से, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हब हिमाचल बनना चाहता है। तो इसी की हम लोग इसमें बात कर रहे हैं कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों में ही फायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, अभी नहीं है, थोड़े दिन के बाद और आ जाएगी प्रॉपरली। तो क्या है, हमें इसको यहाँ पे प्रमोट करना है। तो यही इस न्यूज़ में था। नेक्स्ट आता है जी, हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा डीएनए डेटाबेस बना रहा है फॉर अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। ये थोड़ी मिसलीडिंग सी न्यूज़ है। इसको मैं अगर आसान भाषा में समझाऊं तो बेसिकली पूरे इंडिया में ही बात की जा रही है कि हमने एक डीएनए का डेटाबेस बनाना है। मतलब क्या है, वो वाली मूवीज जिनमें किसी नाखून से या बाल से या फिंगरप्रिंट से क्या करते हैं, पूरा का पूरा एकदम इंसान का सब कुछ आ जाता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर, उस वो कहाँ था, कैसे था, कहाँ पे उसके मोल्स हैं, ये सारी चीज़ें है ना, किस चीज़ से एलर्जी है, ये डीएनए करके वो सब कुछ आ जाता है। तो वो जो है अभी इंडिया में नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सारे जो डीएनए हैं वो स्टोर करने पड़ेंगे, कहीं पे डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो इंडिया ने भी इसमें आगे आया और हिमाचल जो है पहला ऐसा बना जिसने ये डीएनए डेटाबेस बनाया। पिछले अप्रैल से पूरा 1 साल हो गया है इसके ऊपर काम किया जा रहा है। और ये जो है होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है आपका डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक सर्विसेज, जिसका हमारा ऑफिस है या हम लैब्स कह सकते हैं, वो है जुन्गा में। जब चैल से ऊपर को जाते हैं, जुन्गा एक छोटी रियासत भी हुआ करती थी, है ना, तो वहां पे इसका जो है ये डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक सर्विसेज है, जिनके पास इन्होंने ये टेक्नोलॉजी यूएस से खरीदी और इन्होंने ये डीएनए डेटाबेस बनाया जिसमें 20,000 अभी जो प्रोफाइल्स हैं वो सेव किए जा सकते हैं, डीएनए प्रोफाइल्स। तो 1 साल से इसके ऊपर काम चल रहा था। अभी फाइनली इन्होंने क्या किया, कुछ 150 अनआइडेंटिफाइड बॉडीज थी, ऐसी बॉडीज जिनका पता नहीं है, कहीं पे मिली हैं या फिर आपके ट्रैकिंग करते हुए, इस तरीके से बहुत सारी ऐसी बॉडीज थी जिनका कुछ पता नहीं था। उनके डीएनए को इस पे अपलोड किया गया ताकि जो भी उनके खोए हुए परिवार हैं, जो भी उनसे रिलेटेड कोई भी है, वो उनको यहाँ पे ढूंढ सके और एटलीस्ट उनको पता चल सके, उनको इतना सा पता हो कि उनके जो लव्ड वंस हैं वो अभी नहीं रहे हैं, वो आस जो है कि वो कभी आएंगे, ये छोड़ सके। ठीक है, तो हिमाचल जो है वो पहला यहाँ पे स्टेट बना है जिसने ये डीएनए डेटाबेस बनाया। ऐसा नहीं है कि अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए ही है, मोर लाइक कि पहली बार इसमें ये 150 अनआइडेंटिफाइड बॉडीज का डीएनए जो है वो स्टोर किया गया है और ये 20,000 इसका टोटल अभी कैपेसिटी है, इसको आने वाले टाइम में इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है जी, तो इतना सा आपका ये न्यूज़ है। अब यहाँ पे ना और बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि एथिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं कि देखो, अगर आप धीरे धीरे वक्त के साथ सभी का डीएनए डेटाबेस जो है ये बनेगा, सबका डीएनए इन्फॉर्मेशन स्टोर किया जाएगा, तो यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि हमारे सीएम है या प्रधानमंत्री जी की बात कर लेते हैं, उनको किसी चीज़ से एलर्जी है जो उनको डेडली है। अब ये जो है किसी के हाथों में पड़ जाए इन्फॉर्मेशन तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, या फिर क्या आप कंफर्टेबल हैं अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे स्टोर करने के लिए। तो इस तरीके के एथिकल सवाल इसमें आगे आते हैं कि कैसे इसको यूज़ किया जाए, स्टोर किया जाए, ये सारी बातें। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग आते हैं जी, हिम उन्नति योजना। एग्जाम के लिए सिर्फ इसका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उन्नति किस चीज़ की है, तो फार्म सेक्टर की है, एग्रीकल्चर सेक्टर की है। बेसिकली इसमें हमारे पास में है 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन, है ना। हमारे पास में सबसे पहला जो है शिवालिक्स बोलते हैं, जिसमें पार्ट्स ऑफ कांगड़ा, बिलासपुर, आपका ऊना, हमीरपुर ये आता है। फिर आ गया दूसरा जो बहुत फर्टाइल होता है, मिड हिल्स। फिर आता है टेम्परेट वेट एंड टेम्परेट ड्राई। अब इनमें अलग अलग फ्रूट, वेजिटेबल, पल्सेस सब कुछ अलग अलग लगता है। तो हिम उन्नति योजना के अंडर हम लोग ये कैपेसिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर रीजन में जो लगने वाली चीज़ें हैं उनको किस तरीके से वहाँ पे ज़्यादा किया जाए और एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे बूम लेके आए या डेवलपमेंट लेके आए। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है, हिम उन्नति रिलेटेड है फार्म सेक्टर से, एग्रीकल्चर सेक्टर से। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं जी। हम लोग जानते हैं कि G20 जो है वो चल रहा है, उसके डेलीगेट्स आपके धर्मशाला में भी आए। यहाँ पे स्पेशल ये है कि इनका ये जो वेलकम है ये किया गया प्रॉपर जो कांगड़ा का अटायर है उसमें। इन्होंने सारे जो आपका गद्दी कल्चर है आई गेस, क्योंकि डोरा बांधा हुआ है तो, और ये सारे के सारे ऑर्नामेंट्स पहन के, तो इन्होंने यहाँ पे ये किया। अगेन अगर G20 पढ़ना है, ये अलग से पूरा बड़ा टॉपिक है, तो इसको अलग से अच्छे से कवर करना है। ठीक है, इसको किसी और दिन हम लोग कवर करें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है जी, क्लाइंबर बलजीत कौर फाउंड अलाइव। जब ऐसा सोचा गया था कि वो यहाँ पे खो चुकी हैं, मिसिंग है। अभी हैं कौन, सबसे पहले सोलन की रहने वाली ये बलजीत कौर हैं। इन्होंने, ये पहली इंडियन हैं
जिन्होंने एक ही सीजन में यहाँ पे क्या किया, 4 जो सबसे बड़ी पीक्स हैं उनको यहाँ पर कॉन्कर किया, उनके ऊपर वो पहुंची। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये माउंट अन्नपूर्णा पे जा रही थी और इसी दौरान इनकी टीम के साथ में कोई हादसा होता है जिस दौरान सारे टीम मेंबर्स नीचे गिर गए और वो मिसिंग वहाँ पे गायब हो गए। तो काफ़ी शोक मनाया गया कि शायद मिलेंगे नहीं मिलेंगे। इनके साथ में एक अनुराग मालू करके भी थे राजस्थान से, वो भी बाद में जबकि मिल गए उस वक्त सोचा गया कि नहीं रहे हैं, तो वो यहाँ पर है। फिर जो है इन्होंने वहाँ पे कोई डिस्ट्रेस सिग्नल दिया कुछ लाइक हफ्ते के बाद में, और फाइनली जो है गवर्नमेंट ऑफ नेपाल गई चॉपर वगैरह लेके, इनको जो है यहाँ पे रेस्क्यू किया गया, ठीक है। और जो दूसरे हैं वो भी अभी क्रिटिकल कंडीशन में है, लेकिन अगेन उनको भी यहाँ पे लेकर आए हैं। सो अगेन वेरी मिरेकुलस है ये कि इतने ऊपर से गिरने के बावजूद वो यहाँ पे बच गए, विच इज़ वेरी लाइक गुड, एंड भगवान उनको लंबी लंबी उम्र दे। तो एग्जाम के लिए क्या क्या आएगा तो इनके बारे में पता होना चाहिए आपको। दैट इज सबसे पहले ये सोलन की रहने वाली हैं, और क्या है, इन्होंने जितनी भी 8000 मीटर से ऊपर की पीक्स हैं वो 1 महीने में यहाँ पर उनको कॉन्कर किया है। वो हैं आपकी माउंट एवरेस्ट, माउंट अन्नपूर्णा, माउंट कंचनजंगा और माउंट लोत्से। तो ये फैक्ट जो है आपको पता होना चाहिए बलजीत कौर के बारे में। नेक्स्ट आ गया इंदौरा प्रिंसिपल बैग्स अवार्ड। तो यूएस बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है डिजिटल प्रॉमिस, उन्होंने कांगड़ा के इंदौरा के सेकेंडरी हाई स्कूल को यहाँ पर जो है सर्टेन अवार्ड दिया है $2500 का, फॉर जो आपका विमेन एजुकेशन है उसके रिगार्डिंग, उसको एनकरेज करने के लिए, एम्पावरिंग द गर्ल्स। बस इतना सा फैक्ट जो है इट्स मोर देन इनफ। नेक्स्ट आगे हम लोग 35 एंशिएंट टेम्पल्स हैव बीन रिनोवेटेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो याद रखना है कि कौन सा डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। ये क्या देख रहे हैं कि हिमाचल का जो कल्चर है वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है और मिक्स होता जा रहा है बेसिकली। सोशियोलॉजी में तो हम लोग पढ़ते ही हैं, अकल्चरेशन हो गया, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, इस तरीके से। तो इसके ऊपर मेंस GS2 में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ये जो है एक प्रॉपर अलग से टॉपिक है कि क्यों ये मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, या हिमाचल में जो मैरिजेस हैं वो धीरे धीरे मिक्स होती जा रही हैं, ट्राइबल कल्चर गुम होता जा रहा है। लेकिन इसको बचाने के लिए जो काम कर रहा है वो है डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। तो वो लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, और 35 जो है यहाँ पर एंशिएंट टेम्पल्स कुल्लू के, उनको भी उन्होंने रेनोवेट किया है प्रिजर्व उनको करने के लिए। कुल्लू इज नोन एज द वैली ऑफ गॉड्स। तो ऐसे कैसे जो हमारे भगवान है वो खो जाएंगे, तो उनको हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली बचाने की, लाइक उन मंदिरों को एटलीस्ट बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सैटेलाइट इमेजरी बीइंग यूज्ड टू चेक फॉरेस्ट फायर्स। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे फॉरेस्ट फायर होते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे इशू ये है कि ये है माउंटेनियस रीजन, ठीक है। एक होता है कि फायर ब्रिगेड जो है किसी भी प्लेन एरिया में लगती है, फटाफट फायर ब्रिगेड आती है, आग को बुझा देती है। लेकिन यहाँ पे कहीं दूर एक घासनी में अगर आग लगी हुई है तो वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है किसी को भी पहुँचना, किसी भी वाटर सोर्स को पहुँचना। तो इस दौरान हम लोग देखते हैं कि हिमालयन की जो फॉरेस्ट फायर्स रहती हैं वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती हैं बायोडाइवर्सिटी को, वहाँ के नेचर को, पोल्यूशन होता है और बहुत सारी चीज़ों का जो है यहाँ पे हमें नुकसान देखने को मिलता है। तो इसी के लिए सैटेलाइट इमेजरिंग को यूज़ किया जा रहा है, या फिर हम कह सकते हैं AGSEC के बारे में आपने सुना होगा। तो बेसिकली सैटेलाइट्स को यूज़ करके डेटा कलेक्ट किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पे ये फॉरेस्ट फायर हो सकती है, पहली बात। और फिर जब ये हो तो मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर, एक बड़ा सा कुछ यहाँ पे बल्कि एक्टिव आपका एक डिवाइस है जो इसकी डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जा रहा है, ताकि थोड़ा बहुत जो भी वहाँ पे हमने स्टेप लेना है वो यहाँ पर हम लोग ले सकें। हिमाचल में अगर हम फॉरेस्ट फायर्स की बात करते हैं तो ये जो लोअर एरियाज हैं यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं फॉरेस्ट फायर के। ऊपर तो नहीं होंगे, लोअर टेम्परेचर्स होते हैं, बर्फबारी, बारिश सब कुछ चलता रहता है, हायर माउंटेन्स है ना। पर नीचे जो है इसके चांसेस होते हैं। रीज़न सबसे पहला आता है चील जो है वो सूख जाता है जल्दी, टेम्परेचर्स राइज कर रहे हैं, गर्मी है, तो वो खुद ही जो है आग वहाँ पे लग जाती है। लेकिन जो मैक्सिमम है 90% वो इंसानों से लगती है, लोगों से, इंटेंशनली हो अनइंटेंशनली हो, कि अपना घास था लगा, घास नहीं थी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कांटे लगे हुए हैं तो कांटे इकट्ठे करके आग लगाने, अभी वो जो है आग फैल गई। अब फैल गई तो कुछ कर नहीं सकते, अगेन माउंटेनियस रीजन है। तो 90% जो है वो हम लोग देखते हैं कि मैन मेड रहती हैं, अनइंटेंशनली इंटेंशनली कैसे भी हम लोग कह लें। फिर आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, राइजिंग टेम्परेचर्स हैं जिनकी वजह से आपके यहाँ पे आग लग जाती है।
अगर पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो हमने इनको कंट्रोल किया है। 2021 में देयर हैव बीन 1045 फॉरेस्ट फायर्स इन दी स्टेट। देखो ये आपके कसौली के पास में लगी थी, मैंने न्यूज़ में भी पढ़ाया था कि बैम्बी बकेट यहाँ पर ऑपरेशन किया गया। अब देखो सबसे पहली बात ये है कि ये यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन के पास में था, तो इनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर था कि ये कर सके, और आसपास जो है इतनी बड़ी वाटर बॉडी थी जहाँ से ये पानी उठाया जा सके बड़े अमाउंट में और फिर इस तरीके से फेंका गया ताकि वो जो आग है वो बुझ जाए। लेकिन हर जगह ये कोलैप्सिबल बकेट यानी कि ऐसे छूट जाने वाली बकेट जो है हर जगह नहीं होगी, एज वेल एज हर जगह आसपास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, और हो सकता है पानी का इतना बड़ा सोर्स भी ना हो जहाँ से पानी उठाया जा सके। लेकिन कई कई जगह जो है बैम्बी बकेट ऑपरेशन यहाँ पे कर दिया जाता है। रीज़न क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसी के साथ में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 सोलर पावर प्रोजेक्ट्स कम अप इन पांगी वैली। तो सबसे पहले लोकेशन क्या है पांगी वैली की, दूसरी बात आता है सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं पांगी की तरफ। पांगी है आपका चंबा का एकदम कॉर्नर वाला एरिया, ये आप देख सकते हो, इसको हम लोग कहते हैं पांगी। पांगी डिस्ट्रिक्ट है, ट्राइबल एरिया है, ट्राइब्स रहती हैं, जिसमें आपने पंगवाल्स भी सुना होगा, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, ढेर सारी बर्फ पड़ती है, और उस दौरान हम लोग क्या देखते हैं, जब ये मौसम खराब होता है तो यहाँ पे इंटरप्टेड पावर यानी कि आपकी बिजली जो है वो चली जाती है, और अक्सर ये इशू हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसी के लिए वहाँ पे 400 किलोवाट का के 2 सोलर पावर्स प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर शुरू किए जा रहे हैं। ठीक है, हिमाचल में अगर हम बात करें तो हिमाचल एक पावर सरप्लस स्टेट है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारा पावर जनरेट होता है, बट वो यूजुअली हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। तो हम क्या है, हम पावर जो आपका सोलर पावर है उसकी तरफ भी यहाँ पर स्विच करना चाहते हैं, क्योंकि भाई हमने अपने बजट में भी देखा, हमारे जो सीएम है उन्होंने कहा कि 2026 तक हमने ग्रीन एनर्जी स्टेट बनना है, तो हम उसको जो है यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं सोलर पावर की तरफ भी। अगर हिमाचल में हम बात करें तो बहुत छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे 5 मेगावाट का हो गया, नैना देवी में लगा हुआ है, इस तरीके से छोटे छोटे सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं। टोटल जो आपका यहाँ पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप पावर प्लांट्स हैं, कितने लगा दिए गए हैं, तो 18 मेगावाट के हैं। कितने कमीशन हैं, तो 38 मेगावाट के हैं। यानी कि अगर आप टोटल देखो तो करीब करीब आपका 50 मेगावाट के आसपास ये रहता है, इससे ज़्यादा अभी हम लोग ने यहाँ पे नहीं किया है। करना बहुत चीज़ें चाहते हैं, हम लोग करना चाहते हैं, जिसके लिए हमारे जो सीएम है उन्होंने सोचा है कि जो वाटर रिजर्वॉयर्स हैं हमारे पास, पौंग डैम, चमेरा डैम, देन आपका ये बलोखरा नहीं भाखरा नंगल डैम, यहाँ पे भी हम लोग बड़े बड़े वाटर रिजर्वॉयर्स हैं, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स लगाने हैं जहाँ से एनर्जी जनरेट हो और हम लोग उसको यहाँ पे यूज कर सकें। ठीक है, बस इतना सा इसमें था। पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन लाइक मैंने समझा दिया। इकोनॉमिक सर्वे का डेटा भी इसमें साथ में, ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है। फिर हमारी सोलर पॉलिसी भी है, लेकिन पुरानी है तो बहुत सारी नई चीज़ें उसमें कुछ नहीं लिखी हैं, पुरानी वाली है। नेक्स्ट आगे आते हैं कि एसेंशियल ऑयल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जिन्होंने एक वर्कशॉप रखी जिसका नाम था हिमालयन रोजा डामासीना डेवलपमेंट ऑफ अरोमा फार्मिंग एंड इंडस्ट्री ऑफ वेस्टर्न हिमालयन रीजन। आसान भाषा में, हिमाचल में हम ना बहुत सारे फूल उगाना चाहते हैं, जिसको फ्लैरिकल्चर में भी आता है वो, और अरोमा फार्मिंग में भी आता है। हर ऐसा प्लांट जिससे खुशबू आती है, चाहे वो आपका केसर है, चाहे हम लोग मैरीगोल्ड की करते हैं, देन हींग हो गया, ये सारे अरोमा मिशन के अंडर आ जाते हैं। तो इसी के लिए जो आपका एसेंशियल ऑयल एसोसिएशन है, उन्होंने हिमालयन रोजा डेमेसीना, इसके इम्पोर्टेंस के लिए बेसिकली यहाँ पे वर्कशॉप रखी है। क्या सुंदर सा गुलाब है जिसमें से अच्छी सी खुशबू आती है, विच इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, बैलेंसेस मॉइस्चर एंड पीएच लेवल्स इन योर स्किन एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छी चीज़ें हैं इसमें, है ना, अच्छा है। और हिमालयन है तो हिमाचल में होता है, हिमालयास में होता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर ये यहाँ पे रखी गई। अब बेसिकली ये आपकी वर्कशॉप जो है 3 पार्टीज ने मिलकर यहाँ पे इसको रखा था। पहली तो है पालमपुर की, ये है IHBT, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी। दूसरा आ गया हिम्पा, जो कि आपकी हिमालयन फोटोकेमिकल एंड ग्रोअर्स एसोसिएशन है मंडी की, और तीसरा आ गया IIT मंडी। तो इन्होंने मिलके यहाँ पे इसको किया। बेसिक आइडिया क्या है इसका, हम लोग जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को इंक्रीज करना चाहते हैं।
57% जो लोग हैं हिमाचल में वो एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर की एलाइड सर्विसेज में यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि उनको बेसिक ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एग्रीकल्चर से जिसमें वो सिर्फ आपकी बेसिक चीज़ें लगाया करते थे कि वीट लगाया है या आपका कोई धान लगाया है, उसी के ऊपर डिपेंडेंसी है। हम चाहते हैं कि वो थोड़ा सा साइड में आके और इनिशियल जो आपकी हम कहते हैं एडिशनल इनकम यहाँ पे जनरेट कर सके। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, वो ये एरोमेटिक प्लांट्स लगा सकते हैं या हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं। तो ये हिमालयन रोजा डेमेसिना ये भी वो यहाँ पे लगा सकते हैं। बाद में उसके जो है एसेंशियल ऑयल्स बनते हैं जो काफ़ी महंगे होते हैं। तो क्या है, इससे फार्मर को यहाँ पे फायदा होगा। तो इसी के लिए तीनों पार्टी साथ में आई और इसको यहाँ पे उन्होंने वर्कशॉप की फार्मर्स के लिए और लोगों को एनकरेज करने के लिए कि एंटरप्रेन्योरशिप या ये जो स्टार्टअप्स हैं इनकी तरफ वो कहीं ना कहीं आ सकते हैं। अब देखो होगा क्या, बेसिकली इकोसिस्टम बनेगा। जैसे एक फार्मर ने क्या किया, ये रोज उगाना शुरू कर दिया, उसके पास में एक छोटा सा प्रोसेसिंग यूनिट खोल दिया किसी ने ये एसेंशियल ऑयल बनाने का। फिर क्या है, उससे आगे कोई फेस वॉश बनता है या फिर कुछ और बनता है तो वो वहां पे बनाया गया। आगे इसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। इस तरीके से ये इकोसिस्टम जो है प्रॉपर बनता जाता है, जिसका फायदा फार्मर को भी यहाँ पे मिलेगा। राइट, नेक्स्ट आते हैं हम लोग आगे, AI बेस्ड हर्ड मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल। तो ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। ये है ऑल फ्लेक्स करके एक AI बेस्ड यहाँ पर ये इस तरीके से लाइव स्टॉक इंटेलिजेंस है क्या ये है कि गाय के गले में पट्टा डालना है या ऐसा टैग लगाना है। AI बेस्ड सिस्टम है तो वो बताएगा गाय की हेल्थ के बारे में, उसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है, उसने कितना खाया, कितना चली, ये सारी की सारी चीज़ें है ना। इससे क्या होगा, जो फार्मर है उसको पहले से पता रहेगा कि किस तरीके से उसको मॉनिटर करना है और किस तरीके कब उसको जो है अगेन उसकी मिल्किंग जो है वो बंद कर देनी है। जो हेल्थ है वो अच्छे से यहाँ पर मैनेज की जा सकती है। फिर क्या होगा, इससे आगे जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर सकते हैं। इस तरीके से फार्मर्स को या और जो कम्युनिटीज़ हैं उनको इसका फ़ायदा होगा। जिन्होंने बड़े फार्म्स रखे हैं, डेयरी फार्म्स वगैरह रखे हैं, तो उनके ऐसे करके एक जो है जब उनको लाल दिखेगा तो वो देखेंगे ना उस गाय को जाके। अदरवाइज बहुत बड़े अगर हर्ड है तो वो मॉनिटर नहीं कर पाते हर एक एनिमल की हेल्थ को। सो उस तरीके से नेक्स्ट आगे हमारे डेमो ऑर्चर्ड ऑफ हाइब्रिड मैंगो वेराइटीज रेडी इन नूरपुर। अब सबसे पहले मैंगोज हिमाचल में कहाँ लगते हैं, तो हिमाचल में मैंगो लगते हैं इधर वाले एरिया में जिसको हम सब माउंटेन, सब ट्रॉपिकल, लोअर हिल्स या शिवालिक्स कहते हैं। यहाँ पे जो है हम बड़े बड़े बगीचे देखते हैं आम के। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उन्होंने मिलके कुछ नई वेराइटीज बनाई हैं मैंगो की जो कि हाइब्रिड है। रेगुलर मैंगो प्लांट्स जो हैं वो काफ़ी वक्त लेते हैं, डिफरेंट तरीके के होते हैं, अगेन आपने सुना होगा। वैसे ही इन्होंने कुछ यहाँ पे और वेराइटीज़ जो हैं वो यहाँ पर लेकर आए हैं और लोगों को परसू कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम जब लगाएंगे तो मैंगो की पुरानी वाली वेराइटीज़ नहीं लगानी है, नई वाली लगानी है। तो ये जो फैक्ट है ये याद करना है कि पूसा अरुणिमा, पूसा लालिमा, श्रेष्ठ सूर्य, मल्लिका, ये क्या है। अगर पूछा जाए ये किस चीज़ की वेराइटी है, ऑप्शन है एप्पल है, प्लम है, मैंगो है या फिर आमंड है, तो क्या है, द करेक्ट आंसर इज मैंगो। इस तरीके से ये सवाल जो है यहाँ पे पूछा जा सकता है। अगेन ये जो प्रोजेक्ट है ये वर्ल्ड बैंक द्वारा यहाँ पे फंड किया गया है कि किस तरीके से जो शिवालिक्स हैं वहाँ पर हमें इंक्रीज करना है प्रोडक्शन फ्रूट्स का, क्योंकि हिमाचल में एप्पल बेल्ट के लिए तो जाना ही जाता है इसको। तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ जैसे बहुत सारे और फ्रूट्स लग सकते हैं जिनमें से एक मैंगो भी है और उसका भी हमें हाइब्रिड जो आपकी वेराइटी है वो यहाँ पे लगानी है। ठीक है, बस इतना सा इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, हैंडलूम इज अ डाइंग क्राफ्ट सेज भुटिको चेयरमैन। तो भुटिको के जो चेयरमैन हैं उन्होंने बोला हैंडलूम धीरे धीरे गायब होने वाला है। तो अब क्या है, भुटिको को अगर हम लोग जानते हैं ये बहुत ही एक बड़ा यहाँ पर अभी ब्रांड नेम भी बन गया है, बट स्टार्टिंग में ये बेसिक हैंडलूम इंडस्ट्री जो है उसको सपोर्ट करने के लिए वेदराम जी ने यहाँ पे बनाया था, है ना। तो उन्हीं के नाम पे यहाँ पर उनको याद भी किया जाता है और नेशनल अवार्ड सेरेमनी के दौरान जो है ये यहाँ पे आपका सेरेमनी हुई। उसी में कहा गया कि देखो जब भी देश आज़ाद हुआ था करीब यहाँ पर 33 करोड़ जो पॉपुलेशन थी उसमें से 5 करोड़ फैमिलीज जो हैं वो वीविंग सेक्टर में थी, और अभी अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत कम हो गया है, लोगों ने हैंडलूम जो है वो छोड़ दिया है। इसका एक कहीं ना कहीं आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है या फिर आपकी जो मशीन्स हैं वो आ चुकी हैं, मैकेनाइजेशन है उसकी तरफ भी जाता है। लेकिन ये बात करते हैं कि किस तरीके से हमें इसको विलुप्त नहीं होने देना है, ख़त्म नहीं होने देना है।
क्योंकि बहुत सारे लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट मिलती हैं। और अगेन हैंडमेड, AI चाहे जितना मर्जी आ जाए, हैंडमेड टच जो है वो कभी भी वो लोग या मशीन्स जो हैं वो यहाँ पे नहीं दे पाएंगी। तो उसी के बारे में इसमें बात की। नेक्स्ट आ गई हमारी न्यूज़, 3 दिन का स्प्रिंग फेस्टिवल कुल्लू में मनाते हैं। कुल्लू में एक फेस्टिवल मनाते हैं 3 दिन का, जिसको हम पीपल यात्रा कहते हैं। कुल्लू को वैली ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है, देवभूमि तो हिमाचल को भी कहते हैं और वैली ऑफ गॉड्स कहते हैं जी कुल्लू को। अब यहाँ पे बोलते हैं कि एक राजा था जो है ढालपुर के ग्राउंड में बैठ के सारे लोगों की बातें सुना करता था, जो भी उनके इश्यूज होते थे उनको पूछा करता था। तभी से ये शुरू हुआ यहाँ पे एक फेयर, एक मेला, जिसको रायरी जच भी कहा जाता है। हो सकता है मैं गलत हूं तो कमेंट सेक्शन में ठीक कर देना क्या बोलते हैं इसको। तो ये यहाँ पे मनाते हैं और कोविड में 2-3 साल ये शायद नहीं मनाया गया, उसके बाद इसको यहाँ पे मनाना शुरू किया गया। अब एक मेला है, मैंने हर बार कहा है ये कि जब भी कोई मेला होता है अगर उसकी इंपॉर्टेंस पे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जो है सेम चीज़ें लिखने वाले हो। सेम चीज़ें क्या है, वो हम यहाँ पे अपने रिच कल्चर को जो है दिखाते हैं, पोर्ट्रे करते हैं। हम अपने बहुत एक जो सुंदर हेरिटेज है हमारी उसको हम लोग जताते हैं। जो आसपास के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, हैंडलूम सेक्टर वाले हैं, हमारी कुजीन्स हैं, इन सब को हम लोग प्रिजर्व करने की बेसिकली कोशिश करते हैं। तो एक मेला जो है सिर्फ मेला नहीं होता, वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है। तो सबसे पहले अगर प्रीलिम्स में पूछा जाए तो पीपल यात्रा कहाँ होती है, नोट्स ऐसे बनाते हैं। पीपल यात्रा कहाँ पे होती है, कुल्लू में होती है। कितने दिन की होती है, 3 दिन की होती है। और क्या कहते हैं इसको हम लोग, राय की जांच यहाँ पर कहते हैं ऐसे। मेंस में पूछा जाए तो मेंस में आप लिखोगे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ढेर सारे लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं, अपनी हेरिटेज को यहाँ पे देखते हैं, बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, हैंडलूम प्रोडक्ट्स जो हैं और ट्रेडिशनल डेलिकेसीज वो भी यहाँ पर हाईलाइट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा वाटर सेस जो है वो इलीगल है, सेंटर ने कहा स्टेट को। अब वाटर सेस की अगर स्टोरी है, ये मैंने कई बार पहले भी सुनाई है। जब हमारा बजट आया उसमें कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई, जैसे कि काउ सेस, जो कि हर एक शराब की बोतल के ऊपर 10 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। फिर था आपका वाटर सेस, जो कि हाइड्रो पावर जो हम लोग बनाते हैं उसके ऊपर यहाँ पर टैक्स लगाया जाएगा, या सेस जिसको हम लोग ने कहा। तो अब क्या है कि हिमाचल में जो बिजली बनती है वो सिर्फ हिमाचल में नहीं आती, वो पंजाब में भी आती है, हरियाणा में भी आती है। तो जब ये सेस लगा यहाँ पर तो ये लोगों की पॉकेट से बेसिकली जाएगा, है ना। जब प्रोडक्शन जो है वो तो उतना ही है, बिजली महंगी होगी तो क्या हो गया, जो भी आपका आगे कंज्यूमर है उसकी जेब से यहाँ पर ये जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि पंजाब ने भी यहाँ पे मना किया, हरियाणा ने भी कुछ कुछ बातें बोली कि इसको जो है हमें नहीं लेके आना है, यहाँ पे बिजली महंगी हो जाएगी, आप अपने लोगों को फिर भी चाहे सस्ती दोगे। तो इसी के लिए वो आगे बढ़े और सेंटर से पूछा तो सेंटर ने बोला कि ये इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब देखो, सेंटर जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोल सकता, ये जो है आगे जब कोर्ट में बात जाएगी तब हम इसमें और डिटेल में देखेंगे। बेसिकली जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसने कहा है कि जितने भी हिमाचल में जो पावर को मैनेज करती हैं, जैसे आपका BBMB है, फिर आपका सतलुज जल विद्युत निगम है, या फिर आपका स्टेट का हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इन्होंने बोला है इनको कि आपको जो है इस वाटर सेस को चैलेंज करना है कोर्ट में। आप कोर्ट में कीजिए, वहां पे आप, सिंस टैक्स तो इनके ऊपर लग ही रहा है ना, कि ये जो है यहाँ पे नहीं कर सकते, इसको यहाँ पे उन्हें करना है। तो जब ये कोर्ट में जाएगा तब इसको बोलेंगे हम लोग कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन अभी जो है बेसिकली यहाँ पे टसल हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, एंड देन द लास्ट वन इज लैंड श्रिंकिंग, हिमाचल टू कट लीज पीरियड टू 40 ईयर्स। हिमाचल में अगर आपने कोई भी चीज़ लीज पे सुनी होगी तो यहाँ पे 99 ईयर्स पे दी जाती है। जैसे शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो ये जोगिंद्रानगर के पास में है और ये पंजाब की गवर्नमेंट को लीज पे दिया हुआ है और 2024 में इसकी लीज खत्म होने वाली है। ठीक है, तो वैसे 99 ईयर्स के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में जितनी भी जगह दी जाती है, फॉर टूरिज्म के लिए भी दी जाती है, तो वो सारी जो है 99 ईयर्स के लिए दी जाती थी। उसको अभी हम लोग कम कर रहे हैं 40 ईयर्स के लिए, कि अभी इसको कम कर देंगे। बहुत सारे रूल्स को इसमें अगेन रीविजिट किया गया, कोई अमेंडमेंट नहीं लेके आए हैं, लेकिन कुछ कुछ वापस से अपने जो पुराने वाले सेक्शंस हैं उनको रिकॉल करके यहाँ पे ये स्टेप लिया गया है। अब बेसिकली हिमाचल में लैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो चुकी है, यानी कि अगर इंडस्ट्रियल एरिया की अगर हम बात करें तो आप अगर काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हिमाचल इंडस्ट्रियलाइजेशन में काफ़ी अच्छा चल रहा है। और इसी दौरान
बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज को और सैंक्शन किया गया है ना। तो जो लैंड है बेसिकली वो हमारा और कंजम्पशन में आया है। तो ये कि लीज अगर उनको 99 ईयर्स के लिए दे देते हैं तो क्या होता है, लंबा टाइम पीरियड हो जाता है, 40 साल के बाद वो उसको रीन्यू कर सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग में जो है वो 40 साल ही दिया जाएगा। इसमें एक और एग्जाम्पल आता है, जैसे आप कभी भी अगर घूमने जाते हो ना और कोई आपको इको हट मिलता है, आप कहीं पर ट्री हाउस में रुके हो या कुछ भी, तो वो अगर आप उनसे पूछोगे तो उनको जो लैंड है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लीज पे दिया होता है। वो कभी भी लैंड जो है फॉरेस्ट का खरीदा नहीं जाता। हिमाचल में 68% लैंड जो है वो फॉरेस्ट में है, तो वो खरीदते नहीं, वो लीज पे देते हैं। और इसके लिए आपने लैंड रिफॉर्म्स भी पढ़ने हैं, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। जैसे हिमाचल प्रदेश विलेज कॉमन लैंड्स, जो आपकी शामलत लैंड होती है, उसका 1974 का एक्ट है। 72 का हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग एक्ट है। वेयर एज आपने जो है लैंड रिफॉर्म्स और भी सुने होंगे, सेक्शन 118 सुना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे ये लैंड रिफॉर्म्स हैं जो टाइम टू टाइम आए हैं। अभी इनमें अमेंडमेंट नहीं लाए हैं, प्रपोज की गई है, जब भी आएगी तो हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज कि जो लीज हम देते थे 99 ईयर्स की, वो 40 ईयर्स पे आ चुकी है, राइट। डिफरेंट एरियाज में ये दी जाती है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो, माइनिंग हो, टूरिज्म है, स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, लीज पे देते हैं। नेक्स्ट न्यूज है जी, कैप ऑन द नंबर ऑफ व्हीकल्स मनाली रोहतांग पास। तो बेसिकली है क्या, हमारे पास में है अटल टनल, जिसको पहले रोहतांग टनल भी कहा जाता था। तो अभी ये जो है 9.02 किलोमीटर्स की है और जोड़ती है बेसिकली मनाली और आपके सिसु को। तो अब क्या है कि यहाँ से सिर्फ 1000 व्हीकल्स को पर डे जाना अलाउड है। तो इसमें रिलैक्सेशन एनजीटी से मांगी जा रही थी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इनसे मांग रहे थे, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। तो इसका बेसिक आइडिया ये है कि इन्होंने बोला कि ठीक है, अभी जो टनल बन गई तो मूवमेंट बहुत ईजी हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे पोल्यूशन नहीं होगा। जो भी व्हीकल जाता है वो पोल्यूशन करता है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, हमारे ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट कर रहे हैं। तो एनजीटी से ये जो रिलैक्सेशन मांगी थी, इन्होंने कर दिया मना। तो पहले तो रीजंस यहाँ पे ऐसे दे रहे थे कि जब आगे जाते हैं टनल पास करके तो यहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं है। तो अभी क्या किया, वहाँ पे पार्किंग वगैरह रोहतांग के पास, मड़ी के पास सारी पार्किंग बना दी गई। तो एनजीटी को फिर बोला गया कि रिलैक्स कर दो, 1000 से ज़्यादा कर दो, तो उन्होंने फिर मना कर दिया। तो बेसिक आइडिया इज, उन्होंने बोला इवन अगर पार्किंग भी है, टनल भी है, कनेक्टिविटी भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पोल्यूशन नहीं करेंगे। जो बेसिक आइडिया ये है कि 1000 ही व्हीकल वहाँ से जाएंगे, उसका बेसिक आइडिया है पोल्यूशन ऑन ग्लेशियर्स, क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट। जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएगी तो एनवायरमेंट को इशू होगा। और फिर आगे जो है अगेन हिमाचल जो है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, बड़े इश्यूज हमें देखने को मिलेंगे। लास्ट न्यूज आ गई हमारी, सोलन डिस्ट्रिक्ट टॉप्स इन यूज ऑफ राशन कार्ड बाय माइग्रेंट्स। अब हिमाचल में ही नहीं, इंडिया में हमने किया 1 नेशन 1 राशन कार्ड, यानी कि बहुत सारे लोग अपने घरों से दूर रहते हैं और अपने राशन कार्ड का फायदा नहीं उठा सकते। इसी के लिए 2020 में शुरू किया गया, जब आपका कोविड फेज था, 1 नेशन एंड 1 राशन कार्ड। अगर हम हिमाचल में बात करें तो इसका सबसे ज्यादा फायदा जो है वो सोलन में लिया गया है। अगर आप सोचेंगे तो इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा वहां पे होने वाली इंडस्ट्रियलाइजेशन। वहां पे बहुत सारे लोग जो हैं आते हैं आपका बिहार से, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, बड़े सारे लोग। दैट इज बिकॉज अगेन आपकी जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ बीबीएन बेल्ट है ना, और भी बहुत सारा है, सारा इंडस्ट्रियल एरिया है नीचे नीचे। तो यहाँ पे लोगों ने इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाया है। एंड अगेन सबसे ऊपर जो है सोलन है, जहाँ पे इसके करीब 4000 से भी ज्यादा बेनिफिशियरीज हैं। सो ये थी आपकी आज की न्यूज़। आई होप आपको ये लेक्चर हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। ये जो मैगजीन है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल मिलती है, हर एक मंथ की आपको वहाँ पे मिल जाएगी। सो डू चेक इट आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।